सौभाग्य की एक बात यह कि मिग विमान रिटायर हो गया, तो ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उसकी जो कहानी कभी रिटायर नहीं होगी वो पब्लिक में बहुत से लोग नहीं जानते, या जानते भी हैं तो बस सरसरी तौर पर जानते हैं। और एक हकीकत यह भी है कि दूसरे देशों के युद्धों की कहानियों की इतनी मार्केटिंग होती है कि हमारे बच्चे क्या, हम खुद अपने जांबाजों को अच्छी तरह नहीं जानते। लेकिन बहुत जरूरी है, मिग विमान रिटायर हो रहा है तो उसका वो कारनामा जानना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से आज हर हिंदुस्तानी का सर फख्र से ऊंचा है। मिग के बारे में बहुत आलोचनाएं भी हुई, मिग को फ्लाइंग कॉफिन भी कहा गया, मिग के बड़े हादसे भी हुए, पायलट्स ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन मिग की बहुत जांबाजी की कहानियां भी हैं। और सबसे बड़ी कहानी, अभिनंदन वर्तमान की कहानी तो सबने सुनी है, लेकिन जो कहानी शायद बहुत लोगों ने नहीं सुनी या इस पीढ़ी के बहुत लोगों ने नहीं सुनी, वो कहानी है 1971 की। ये तो सब जानते हैं, 1971 में पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। लेकिन वो कौन सा पड़ाव था युद्ध का जिसकी वजह से एक देश की सेना ने सरेंडर कर दिया था? सरेंडर जो कभी नहीं हुआ था। इस डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान की फौज के 93,000 सैनिकों के सर कैसे झुके थे वो तो जान लीजिए। यह मिग 21 की वो कहानी थी जो पीढ़ियों तक सुनाई जानी चाहिए। वो दिन था 14 दिसंबर का, 14 दिसंबर 1971। भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ था 3 दिसंबर को। ये तो आप जानते ही हो कि तब तक पाकिस्तान दो हिस्सों में था। जहां बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था, यानी वो भी पाकिस्तान था, और बंगाली पाकिस्तानियों पर इस तरफ के पश्चिम पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी सेना जुल्म ढा रहे थे। चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान यानी शेख हसीना के पिता, वो जीत गए थे। और इधर के पाकिस्तान वालों को यह मंजूर नहीं था कि बंगालियों का राज हो जाए। तो मोटे तौर पर कहानी यह थी कि बंगालियों पर पाकिस्तानी फौज ने जुल्म ढा दिया। मतलब इस हद तक जुल्म ढा दिया कि सेना अपने ही देश की महिलाओं का रेप कर रही थी। अपने ही देश की महिलाओं का रेप कर रही थी सेना पाकिस्तान की, नरसंहार कर रही थी बंगाल में, या वो बंगाल वाले पाकिस्तान में। लोग भागकर भारत के बंगाल में आ रहे थे और फिर बंगालियों ने अपने लड़ाके खड़े किए, अपनी टुकड़ी खड़ी की जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी। हालात वहां बिगड़े तो पाकिस्तानी सेना ने जंग छेड़ दी, भारत के खिलाफ छेड़ दी, ये मानते हुए कि भारत पर दोनों तरफ से वार करेंगे तो भारत लड़ नहीं पाएगा, मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और पूर्वी पाकिस्तान में उठे विद्रोह को भी वो इसी बहाने कुचल देंगे। खैर, 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ। उसकी कहानी तो आपने शायद सुनी होगी कि एक के बाद एक हर मोर्चे पर पाकिस्तान हारता गया था। 11 दिन हो गए थे 3 दिसंबर के बाद। 11 दिन बाद भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन ढाका पर तब तक पाकिस्तान का ही कब्जा था। 14 दिसंबर 1971 को सुबह 10:40 पर भारत के एक एयरबेस में, कहते हैं, और दो कहानियां, एक कहते हैं कलाईकुंडा एयरबेस था, कोई कहता है गुवाहाटी एयरबेस था, लेकिन भारत का एयरबेस था। भारत के एक एयरबेस पर एक सिग्नल के टेंट में हलचल हुई। सिग्नल्स यानी वो लोग जो रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट करते हैं, वहां वो रेडियो ऑपरेटर हर तरह के रेडियो सिग्नल पर नजर रखते थे दुश्मन के। उनके कान लगातार स्कैनर पर लगे हुए थे, हेडफोन लगे हुए थे, सुनते थे कि क्या क्या सिग्नल इंटरसेप्ट हो रहे हैं, क्या क्या बातचीत इंटरसेप्ट हो रही है, क्या पकड़ा जा रहा है, वायरलेस पे कोई बात कर रहा है, फौजी बात कर रहा है, सब पकड़ते थे। तो एक पाकिस्तानी फ्रीक्वेंसी पर एक सिग्नल की एक आवाज सुनी, एक ऑपरेटर ने, बातचीत हो रही थी, लेकिन वो पहचान गई ये फौजियों की युद्ध वाली वॉकी टॉकी की बातचीत नहीं थी, ये तो कोई फोन की बातचीत थी। भारतीय रेडियो ऑपरेटर के कान खड़े हो गए। ये तो पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर अब्दुल मुतालिब मलिक के असिस्टेंट की आवाज थी। वो किसी से कह रहे थे कि भारतीय टैंक भारत की ढाका की तरफ बढ़ रहे हैं, तो गवर्नर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ये सुन लिया भारतीय ऑपरेटर ने, भारतीय रेडियो ऑपरेटर ने बातचीत का सिग्नल पकड़ लिया था, उसको साफ सुनाई दे रहा था। ढाका में गवर्नर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, यूएन के लोगों को भी बुलाया था, संयुक्त राष्ट्र के लोगों को, और अपने सारे मंत्रियों को भी बुलाया था। बड़ी मीटिंग होने वाली थी वहां पर, जो पूरा प्रशासन था पाकिस्तान का। ढाका के गवर्नर हाउस में मीटिंग होने वाली थी। जो प्रशासक वहां पाकिस्तान ने अपॉइंट किए हुए थे, मलिक, उनकी
पूर्वी पाकिस्तान को चलाने वाले सारे पाकिस्तानी गवर्नर हाउस में मीटिंग करने वाले थे ढाका के। भारत का वो रेडियो ऑपरेटर हेडफोन लगाए सब सुन रहा था। वो चौंक कर अपनी सीट से खड़ा हो गया। सुबह 10:40 हो रहे थे और मीटिंग कितने बजे होनी थी? 11 बजे। उसने सुना कि 11 बजे मीटिंग है और अभी 10:40 हो रहा है, यानी 20 मिनट बाद मीटिंग है। तुरंत सेना के ईस्टर्न एयर कमांड को खुफिया इंटेलिजेंस टेली टाइपराइटर से भेजी गई। तब टेली टाइपराइटर से भेजा जाता था। ईस्टर्न एयर कमांड को मिला मैसेज, 5 मिनट के अंदर इंटेलिजेंस की यह जानकारी पहुंच गई एयर कॉमोडोर के पास। अब आजकल की तरह सैटेलाइट की तस्वीरें और वो वाली डिटेल का जमाना नहीं था कि सैटेलाइट पिक्चर, वो सैटेलाइट वाला मामला नहीं था। अब बातचीत थी जो पकड़ ली थी रेडियो ऑपरेटर ने। यही थी इंटेलिजेंस कि 11 बजे बड़ी मीटिंग होने वाली है गवर्नर हाउस में। और ये करते करते 10:45 हो चुका था। एयर कॉमोडोर ने फैसला लिया। 15 मिनट बाकी थे मीटिंग शुरू होने में। एयर कॉमोडोर ने एकदम फैसला लिया, सीधा संदेश दिया एयरबेस को, हमला कर दो गवर्नर हाउस पर। ऑर्डर था स्क्वाड्रन नंबर 28 को या स्क्वाड्रन नंबर 30 को। खैर, जो स्क्वाड्रन को हमला ऑर्डर था सीधा 4 जांबाज MiG-21 पायलटों की चौकड़ी को ऑर्डर था। चार्ज को लीड कर रहे थे 35 साल के तब के विंग कमांडर भूपेंद्र कुमार बिश्नोई, जिन्हें यह नामुमकिन सा काम दिया गया। 10:50 हो गए। ग्राउंड क्रू ने एयरबेस पर खड़े चारों MiG-21 तैयार करने शुरू कर दिए। एक एक मिनट कीमती था। हर मिग विमान पर 2 रॉकेट पॉड लगाए गए थे। रॉकेट पॉड मतलब जिसमें रॉकेट भर के ले जाते हैं। एक पॉड में लोड किए 16 रॉकेट, यानी एक प्लेन में 32 रॉकेट, यानी 4 प्लेन लदे थे 128 रॉकेट के साथ। बाकी चेकलिस्ट देखने का टाइम नहीं था। पायलटों ने अपने जी सूट पहने, भागते हुए हेलमेट पहनते हुए चारों प्लेन पर सवार हो गए। याद रखिए, जीपीएस का जमाना नहीं था। कोई सैटेलाइट नहीं बताने वाली थी कि ढाका में गवर्नर हाउस कहां है। इनको खुद ही ढूंढना था वहां जाके कि गवर्नर हाउस कहां है। टूरिस्ट गाइड जैसे नक्शे होते हैं ना, वैसे नक्शों के पन्ने, पेपर पायलटों ने अपने घुटनों पे लगाए, घुटनों के ऊपर चिपका दिए। विंग कमांडर बिश्नोई लीड कर रहे थे। उन्होंने अपनी नक्शों की किताब साथ रखी। उसमें ढाका के पन्ने पर उन्होंने मार्क कर लिया कि गवर्नर हाउस कहां पर है। चारों MiG-21 के जो इंजन है वो उन्होंने हुंकार भरी और 10:55 हो गए। इतने में बिश्नोई ने रेडियो पर मैसेज दिया, 4 शिप्स ग्रीन लॉन्चिंग। 11 बजे चारों मिग दौड़ पड़े रनवे पर। मिग ऊपर की तरफ उठे और टेक ऑफ। 0 से सीधा 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उन्होंने पकड़ ली। बिश्नोई ने संदेश दिया, लो एंड फास्ट, यानी नीचे चलो, तेज चलो, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जाओ। 500 फीट की ऊंचाई पर चारों बढ़ चले ढाका की ओर। 320 किलोमीटर दूर ढाका, असम के चाय बागानों के ऊपर से दहाड़ते हुए तेजगांव का पाकिस्तानी अड्डा आने वाला था, यानी रेडार आने वाले थे। पाकिस्तानी रेडार मिग को पकड़ सकते थे। बिश्नोई ने संदेश दिया कि लो, यानी नीचे, और नीचे जाओ और नीचे उड़ो। चारों मिग 400 फीट की ऊंचाई पर, 300 फीट की ऊंचाई पर, उसने बोला और नीचे, 200 फीट की ऊंचाई पर। रेडार से बचना था। बिल्कुल जमीन से एक तरह से चिपक कर उड़ रहे थे। तीस्ता नदी के ऊपर से निकले, बोगरा के रास्ते से कटकर निकलते हुए चारों मिग दहाड़े जा रहे थे। ब्रह्मपुत्र नदी का जमुना वाला मोड़ आया ढाका के उत्तर में। बिश्नोई ने अपना मिग वहां पर डिप किया। पास के खेतों में भैंसें दौड़ रही थी। उन्होंने दौड़ पड़ी जमीन के करीब से। इतना करीब से उड़ रहा था मिग। जादूगर मिग के विंग कमांडर बिश्नोई लीड कर रहे थे। पाकिस्तान का अड्डा आया गया। रेडार की रेंज के नीचे से चारों मिग निकल गए। एक एंटी एयरक्राफ्ट गन ने पकड़ा, फायर किया, लेकिन चारों जाबाजों ने मिग विमानों को ऐसे स्वर्व किया कि फायर छू भी नहीं पाई। चारों ने अपनी स्पीड बढ़ाई। 900 किलोमीटर प्रति घंटा। 11:15 बज चुके थे। ढाका नजर आने लगा था। बूढ़ी गंगा नदी को चारों ने पार किया और दिखा गवर्नर हाउस का गुंबद। बिश्नोई ने गुंबद का एक चक्कर लगाया, यानी देखकर कंफर्म किया कि यही है जहां मीटिंग चल रही है। मीटिंग अंदर चल रही थी। बाकी तीनों को संदेश दिया, टैली हो बॉयज, वेपन्स फ्री, यानी चलो मारते हैं इनको। 11:20 हो चुके थे। अंदर मीटिंग चल रही थी गवर्नर हाउस में। पाकिस्तान के सारे प्रशासकों की। बिश्नोई प्लेन को 1000 फीट की ऊंचाई पर ले गए और नीचे की तरफ मिग को 30 डिग्री के एंगल पर मोड़ा और डाइव मार दी गवर्नर हाउस की तरफ। पहले बिश्नोई ने अपना 32 रॉकेट दाग दिए, छत पर दाग दिए। अंदर मीटिंग में लोगों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। छत में विस्फोट हो गया। रूम का झूमर आकर टेबल पर गिर गया। 10 सेकंड बाद एक साइड से दूसरा मिग आया, दूसरी साइड से एक तीसरा मिग आया और धड़ाम धड़ाम 32 रॉकेट उन्होंने दाग दिए। छत गिर गई गवर्नर हाउस की, बीम लटक गई। गवर्नर मलिक की चीख निकल गई। फाइलें हवा में उड़ गई। पाकिस्तानी टेबल के नीचे रेंगते हुए गए। 25-30 सेकंड में आ गए 24 आगे के। उसके बाद एक और 32 रॉकेट आखिरी मिग के।
गवर्नर हाउस की साइड की दीवार पर सटीक निशाना लगाया, दीवार गिर गई। यूएन के अधिकारी जॉन केली मीटिंग में थे, वो अपनी जान बचाने को गुलाब के बगीचे की तरफ भागे। चारों मिग अपने 128 रॉकेट दाग कर सीधा ऊपर की तरफ निकले और छोड़ गए गवर्नर हाउस को तबाह करके। सिर्फ 55 सेकंड में खेल खत्म। 55 सेकंड में 128 रॉकेट दाग दिए और उसी रास्ते से वापस जमीन से चिपक कर चलते हुए वापसी में एक पाकिस्तानी सेबर जेट ने पीछा भी किया बताते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं सका और 4 मिग 55 सेकंड में 128 रॉकेट दागकर पाकिस्तान की ऐसी रीढ़ तोड़ कर आ गए कि गवर्नर मलिक के हाथ कांप गए। 55 सेकंड में वहां जो फाइलें उड़ी थी, कहते हैं उन्हीं में से एक पन्ना निकालकर कांपते हाथों से वहां के पाकिस्तान के प्रशासक मलिक ने अपना इस्तीफा लिख दिया। वहीं उनके साथियों ने वहां आए यूएन के अधिकारी से कहा कि हमें अपनी शरण में ले लो। और खैर उसके 2 दिन बाद 16 दिसंबर को तो भारतीय सेना ने ढाका में सरेंडर ही करवा दिया था। वो कहानी तो सब जानते हैं, जब भारतीय सेना ढाका पहुंच गई थी। लेकिन 14 तारीख को 15 मिनट के नोटिस पर मिग विमानों ने जो कारनामा करके गवर्नर हाउस को न दहलाया होता तो शायद वो 16 दिसंबर की कहानी भी वैसी न होती। तो याद रखिएगा नाम, विंग कमांडर भूपेंद्र कुमार बिश्नोई, और उनके साथ था उनका भरोसेमंद मिग 21। जय हिंद। 100 बात की एक बात।